श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की जय। जब हम भारत की बात करते हैं तो हमें तमसो मा ज्योतिर्गमय याद आता है, और जो ज्योति की तरफ ले जाने वाला ज्ञान है, उस ज्ञान को जब गुरु और संत जनों से और महापुरुषों से श्रवण करके कोई अपने जीवन में उतार लेता है तो उसके जीवन से जो शोभा होती है, जो सौरभ प्रसरित होती है, उसका एक उदाहरण हमें नंदिता पाठक जी के जीवन में मिलता है। नंदिता जी से बात करने का अवसर शिकागो में एक कॉन्फ्रेंस में जब हो रहा है तो मैं उनका अभिवादन करने के साथ साथ याद कर रहा हूँ वो वाला क्षण, बल्कि उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि वो क्षण याद करें जब नाना जी ने उनसे पहली बार कहा कि आपको पैसे के लिए नहीं, सेवा के लिए जीवन समर्पित करना चाहिए। हाँ जी, वो क्षण जब मैं याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि बिल्कुल हमारा 20-25 साल पहले का मैं चली गई, क्योंकि पढ़ाई करते समय हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक कॉलेजेस में यही बताया जाता है कि पढ़ाई मात्र पैसा कमाने के लिए होता है। अच्छे डॉक्टर्स बनना है, अच्छे फूड टेक्नोलॉजिस्ट बनना है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ चलाना है, और वही ख्वाब हम भी लेकर अच्छा एजुकेशन हम प्राप्त करते हैं। उसके बाद 1994 में जब हमने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और अचानक फूड टेक्नोलॉजी से मैंने पूरा पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, और पढ़ाई के दौरान भी हमने एनसीसी है, एनएसएस है, जितने भी कुछ हो सकता है समाज के लिए जो जो हो सकता है वो सब हम करते थे। लेकिन टॉप लेवल तक जाने का हर समय हमारा एक उम्मीद होती थी, और भगवान ने हमको साथ देते थे। तो रिपब्लिक डे परेड्स जाना, सब कुछ हमने करा था, लेकिन मेन इंटेंशन था पढ़ाई पैसा कमाने के लिए। सो मैं भी बहुत बड़ा आदमी और अमेरिका जैसे शहर में रहना चाहती थी, और सब कुछ फेवरेबल था कंडीशंस। अचानक जब टाइम बदलता है पता नहीं चलता, मैं अचानक चित्रकूट जाती हूँ, मेरी फ्रेंड वहाँ पे रहती है, उसको मिलने के लिए। तो वो मुझे मान्यवर नाना जी से मिलवाती है। जब हम नाना जी के पास मॉर्निंग 6 o'clock जाते हैं मिलने को, वो ऋषि जैसा बैठे होते हैं, जैसे एक सेंट होते हैं, और उनकी आंखों पे इतना तेज, फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि कोई व्यक्ति यदि अपनी तपस्या से कितना शक्ति पा सकता है। तो नान जी हमको देखते ही साथ कहते हैं, क्या पढ़ाई किया? तो हमने बोला नाना जी हमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। किसमें किया? तो मैंने कहा तब मुझे हिंदी आती नहीं थी जी। तो फिर हमने बोला आहार एवं पोषण में किया, फूड एंड न्यूट्रिशन से। आगे क्या करना है? नान जी बहुत बड़ी नौकरी मिल रही है हैदराबाद में, मैं नौकरी करने जाऊंगी। आप विश्वास नहीं कर सकते कैसे मार्गदर्शक मिलते हैं जीवन में परिवर्तन के लिए। ऐसे महापुरुषों का कभी हम लोग ही नहीं कर सकते। एक शब्द वो हमसे कहते हैं, तुम्हारी जैसे लड़कियों को नौकरी नहीं करना चाहिए, पैसा नहीं कमाना चाहिए, सेवा करना चाहिए। बस वो सेवा है। तब हमको मालूम ही नहीं कि सेवा क्या होता है, पैसा ही कमाना बस एक एम था। वो वर्डिंग्स है, आज तक हमने कभी भी मुड़ के नहीं देखा है कि कभी मैं जॉब के लिए अप्लाई करूं। सब कुछ होते हुए भी एक मन में एक अलग प्रकार की, सही में आप जैसे बता रहे थे, नाना जी ने ज्योति जगाया। 94 से लेकर जुलाई 17 से लेकर आज तक मैं उन्हीं के कहना अनुसार काम करते आ रही हूँ। और नाना जी ने कहा है किसी लड़की को या लड़का को अकेले काम नहीं करना है। तो उसमें क्योंकि भारतीय परंपराओं में फैमिली एक बेसिक यूनिट है, तो उन्होंने कहा तुम शादी करोगे तो तुम वापस चले जाओगे। उनको चिंता ये थी मैं चली जाऊंगी। फिर उन्होंने हमारी शादी भी, और वहाँ के मूल निवासी मध्य प्रदेश के हैं डॉक्टर भरत पाठक जी से, वो नाना जी के साथ पहले से थे, उनसे कराते हैं। और बड़े लोग कैसे गाइडलाइंस देते हैं वो धीरे धीरे अपने को समझाते हैं। शादी करने के बाद उन्होंने हमको शादी का एंजॉय करने नहीं दिया। दोनों पति पत्नी मिलकर एक आदर्श जीवन कैसे जी सकते समाज पे, वो उन्होंने हर समय प्रयास किया। 3 इयर्स के बाद जब मैं प्रेग्नेंट होती हूँ तो नाना जी कहते हैं प्रेगनेंसी भी क्या है, क्यों हम बच्चा पैदा कर रहे हैं। बच्चा पैदा करेंगे तो माँ का अटैचमेंट कुछ ज़्यादा ही हो जाता है और काम करना कम कर देती है माँ, अपनी बच्चों के लिए चिंता करती है। तो नान जी ने धीरे धीरे हमें बोला सब लोग अपने बच्चों की चिंता करते हैं, पशु भी करता है, लेकिन अपने पास विवेक है। तुम यदि माँ बनी हो, तुम्हारी बेटी
पूरे समाज का एक अच्छी अंग बनना चाहिए, वो सबको अपना रिलेशंस के साथ देखे। ऐसा तुम जब जनरेशन्स बनाते जाओगे तो समाज में जो स्वावलंबन है और सेल्फ एस्टीम जो कहते हैं बच्चों के अंदर, सेल्फ रिलायंस जिसको कहते हैं, ये सब आ सकता है। ऐसे नान जी ने धीरे 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 धीरे, हम तो एक छोटे से मतलब कहा जाए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन महापुरुषों का सिर्फ संपर्क भी अपने को मिलता है और ईमानदारी के साथ उनके कहनानुसार यदि चलते हैं, हम पक्का यूथ को बताना चाहते हैं बहुत चेंजेस आ सकता है, बहुत कॉन्फिडेंस आ सकता है। और दुनिया में हम कहाँ चित्रकूट, कहाँ आंध्र प्रदेश की मैं, आज यदि हम यहाँ पे भी होते हैं, शिकागो हो, इटली में हो, दुबई में हो, डर नहीं होता, क्योंकि यही गॉड्स होते हैं। लोग कहते हैं भगवान के ऊपर विश्वास, भगवान को भले नहीं देखा लेकिन महापुरुषों की जीवनियों से और जो नाना जी जैसे व्यक्तित्व के संपर्क में आने से डर नहीं होता, जिससे लोग बहुत डरते हैं। हम भगवान की दया से डरते नहीं हैं, हमारे नाना जी के ब्लेसिंग्स है जी। तो निर्भय होना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मनुष्य के जीवन की, और ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो ये कहें और खुल कर कहें कि हम जहाँ भी हों डरते नहीं हैं। ये जो अभय की प्राप्ति है उसके पीछे बार बार आपने स्मरण किया नाना जी का, तो नाना जी के व्यक्तित्व के बारे में कुछ और बातें आपसे की जाए। जैसे कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जब उनका स्मरण कर रहे थे तो उन्होंने याद किया कि वो 60 बरस की उम्र में उन्होंने सोचा कि अब मैं राजनीति में नहीं रहूँगा, सेवा में ही रहूँगा। इसके अलावा उन्होंने जो दीनदयाल शोध संस्थान की स्थापना की, उसके पीछे भी जो प्रकल्प है वो इतना सहज सा है, जो पूरी मनुष्यता के साथ संबंध रखने वाला है कि सब लोग कैसे खुशहाल रहें। तो मैं एक संशय लेकर, और श्रद्धा वाली आप हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहता हूँ, कोई अपने परिवार के बारे में भी ये ठीक से सोच नहीं पाता है कि हम सब लोग प्रसन्न रहें, और यहाँ एक मनुष्य है वो एक संस्थान की स्थापना इस सिद्धांत के साथ करता है कि यहाँ पर इस पर शोध हो कि लोग कैसे खुशहाल रह सकते हैं। ये व्यावहारिक बात हो जाती है और इस पर कार्य होता है। इसके पीछे जैसे आपने प्रारंभ में कहा बड़ी तपस्या उनकी है, थोड़ा सा उनके बारे में और हमें बताएं, और दीनदयाल शोध संस्थान के बारे में भी। नाना जी का व्यक्तित्व ऐसा था, मतलब वो खुद हम लोगों को इतने बड़े व्यक्तित्व थे, वो ये नहीं सोचते थे कि छोटी सी है इसको क्या बताना, या कोई वॉलंटियर है तो उससे क्या बात करना। उनको लगता था हर एक बात अपने साथ काम करने वाले कोई भी लोगों को बताते रहना चाहिए। तो नाना जी बचपन से ही ऐसे परिवार में उनका जन्म हुआ, अचानक उनका माँ का देहावास हो जाता है और उनके घर में ज़्यादा कुछ होता नहीं है कि वो अच्छे से पढ़ाई कर सके, कुछ कर सके। तो नान जी बोलते हैं जब वे 9 साल के हुए थे तब वो स्कूल को गए थे, और उसके बाद उनके अंदर एक बात थी, जैसे उनका माँ का देहावास हो जाता है तो उन्होंने, इतना छोटा सा बच्चा एक दुर्गा जी के मंदिर में जाके बैठते हैं, और उस टाइम पर हम लोग भीष्म प्रतिज्ञा सुनते हैं और पढ़ते हैं, कई लोगों का जो संकल्प है, मान्यवर नाना जी का उस समय नाना एकदम छोटा सा बच्चा रहा होगा, वो जाके दुर्गा जी के मंदिर में बैठ के रोते हैं, खूब जम के रोते हैं। तब उन्होंने निर्णय लिया कि मैं जीवन में कोई भी महिला या लड़की मिलेगी उसको मैं माँ के रूप में देखूंगा। तो उस दिन से आज तक नाना जी ने, मुझे नहीं लगता इस रूल को कभी तोड़ा हो, और नाना जी ने शादी नहीं किया। लेकिन वो शादी नहीं करने के बाद भी वो किसी की नानी जैसा व्यवहार करते थे, किसी की दादी जैसा व्यवहार करते थे, किसी के साथ बहन जैसे भी व्यवहार करते थे, और पिता जैसे तो, और वो सब तो उनके अंदर था ही। तो नाना जी का हर एक महापुरुष का जीवनी उन्होंने पढ़ा है, और संघ में भी रहने के कारण नाना जी को समय मिलता था लोगों को मिलने के लिए, बात करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए। और परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी का उनको सानिध्य मिला, उन्होंने उनको अच्छे से पढ़ाया पिलानी स्कूल में। नाना जी ने सोचा पढ़ लिखने के बाद फिर क्या करना, समाज का काम करना है। तुरंत उनके दिमाग में आया जो हैप्पीनेस आप बता रहे, उस टाइम पे उन्होंने सोचा कि अपनी भारतीय परंपराओं में सर्वभूत हिते रतः की बातें हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बातें हैं, तो मैं क्यों एक को सोचूं, मैं वसुधैव कुटुंबकम की बातों को साकार करने के लिए अपने जीवन में पूरा काम करूंगा। जैसा आप बोले 60 वर्ष की उम्र में उन्होंने इतनी पीक पे जाने के बाद भी राजनीति छोड़ा, यही नाना जी से सीखने वाली बातें हैं। कभी कोई चीज़ उनसे छूट जाता था तो दुखी नहीं होते थे। 60 इयर्स में उन्होंने राजनीति छोड़ा,
और 85-86 ईयर्स में चित्रकूट में उन्होंने एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी बनाया, चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय। और उनको 2-3 साल में कुछ कारणवश उसको भी छोड़ना पड़ता है। आदमी जब कुछ चीज़ खड़ा कर देता है, छोड़ने में उसको रोना आता है, लेकिन मान्यवर नाना जी को त्याग करने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं होती थी। इतना पावरफुल उनका वो डिटर्मिनेशन होता था कि यूनिवर्सिटी गया तो क्या हुआ, मैं ये सब काम मेरे जैसे लोगों को दिखा के कहते थे और भी यूथ को, इन सब को लेकर हम और काम करेंगे। हम आज हमारे लिए प्रेरणा वही है कि हैप्पीनेस वही दे सकता है दूसरों को। यदि मैं किसी चीज़ को स्टक करके बैठ गई, मेरा अपना समझ के बैठ गई, कुछ उसके प्रति लगाव हो गया, हम छोड़ नहीं पा रहे, तो हम कभी भी यूथ को या पूरे भारत देश में या अन्यत्र जगह खुशी नहीं दे सकते। नाना जी इसीलिए खुशी दे पाते थे। एक छोटा सा मैं कहानी बताती हूँ। एक सऊदी के हमारे रिलेटिव थे, वो डॉक्टर भेजे थे, वो नाना जी को और हमको मिलने आए थे चित्रकूट। फिर उनका रिलेशन सबसे बन गया। तो नान जी उनको कहते, वो कार्डियोलॉजिस्ट थे, तो उनको कहते हैं थोड़ा सा डॉक्टर मेरा दिल चेक करो। उनका 90 इयर्स का उम्र था। तो वो बढ़िया स्टेटो वगैरह सब हम लोग ला के दिया। डॉक्टर दिल पे लगाता है और थोड़ी देर में वो हंसना चालू कर देते हैं, इतना जोर के लाफिंग, उनका साउंड आने लगता है नान जी को। नान जी बोलते क्या हुआ डॉक्टर, मेरा दिल चल नहीं रहा क्या? तो उन्होंने कहा नहीं नाना जी, दिल सभी का लब डब चलता है, लेकिन आपका दिल चल रहा है लव 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 लव। इतना पॉजिटिव नाना जी का अप्रोच रहता था, नेगेटिविटी थी नहीं। जिस व्यक्ति के अंदर सच में कोई नेगेटिविटी नहीं होती है, वो लोगों को बहुत चाहते हैं और उनको मेरा तेरा कुछ नहीं होता। जो कुछ है, जैसे परम पूजनीय गुरु जी ने कहा, मैं नहीं तू, नाना जी सब कुछ कराते थे खुद आकर। जब कोई आपके जैसे लोग आके पूछेंगे ये काम किसने किया, तो वो किसी माली बाबा का नाम लेते थे, किसी स्वीपर भैया का नाम लेते थे, या छोटे मोटे हम लोग के जैसे कार्यकर्ताओं का नाम लेते थे। यही है जो कारण हम लोग भी नाना जी से इतना जुड़े और अपने परिवार तक को हम लोग भूल जाते हैं, माता पिता को भी इतना टाइम नहीं देते, बच्चों को भी नहीं देते। ये नाना जी की बड़ी अनोखी बातें हैं। जो समाज शिल्पी दंपत्ति, इस प्रकार का एक उनकी परिकल्पना थी। और जैसे आपने बताया, तो इसको व्यावहारिक रूप में लाते हैं तो आमतौर पर हम देखते हैं कि बहुत सारे दंपत्ति साथ होकर फिर अलग हो जाते हैं। तो सेवा के साथ पारस्परिक समन्वय, स्नेह, प्रेम, आपसी समझ के विकास का जो आपका अनुभव रहा है, उसमें से कुछ बात किसी दृष्टांत के साथ हम तक पहुंचाएं। बिल्कुल, नाना जी का ये एक अभिनव प्रयोग है और नाना जी खुद हर समय प्रयोग ही करते रहते थे। उनको प्रयोग करना, और वो कहते थे प्रयोग सफल हुआ तो हम सोसाइटी को देंगे, असफल हुआ तो हम अपने तक ही रखेंगे। तो पहले उन्होंने समाज शिल्पी योजना चलाए थे, जिसमें या तो भैया काम करते थे या कोई बहन काम करती थी। फिर 1996 में नाना जी को लगा कि 5-6 साल करने के बाद, 3-4 साल करने के बाद, नहीं भाई ये ठीक नहीं है, समाज में अपने भारत देश में फैमिली मेन है, तो परिवार को लेके काम करना है। तो उन्होंने समाज शिल्पी दंपत्ति योजना प्रारंभ किया। 1996 में मेरी शादी भी उन्होंने किए थे वहाँ पर। फिर उसके बाद फर्स्ट शिविर में हमको भी बुलाए थे नाना जी ने। तो कैसे पति पत्नी का, सच बात आप कह रहे हैं, आज के युग में 2-3 साल के बाद लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। कई कारण होते हैं, उसमें आपस का अंडरस्टैंडिंग हो सकती है या कुछ है, लेकिन ऐसे मेंटर्स जब अपने को मिलेंगे, ऐसे मार्गदर्शक जब मिलेंगे, भूल से भी सोच नहीं सकते कि पति से पत्नी को अलग होना है। तो हमको वो 1 महीने का शिविर होता है। 30 मई को शादी हुई और 1 जून से वो शुरू करते हैं। पूरा जून महीना वो इतना समझाते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी द्वारा कही गई इंटीग्रल ह्यूमनिज्म को। मुझे लगता है इतना अच्छा नाना जी ने, क्योंकि उनके दोस्त भी थे दीनदयाल जी, समझा और अपने जीवन में उतारा, और बहुत आसानी से हमारे जैसे लोगों के अंदर भी उन्होंने डालने का प्रयास किया था। तो नाना जी कहते थे भाई शादी इसीलिए नहीं किया है कि पत्नी पति जो है आराम से घूमे ऐश करे। ये विवाह एक मंगलिक प्रसंग है। इसके द्वारा जो नई संतान उत्पत्ति होगी, वो संतान समाज के लिए अच्छे घटक बनना चाहिए।
इतनी बड़ी कल्पना एक मैरिज का कोई बता सकता है, ये हमारे घर में भी किसी ने नहीं बताया। फिर उन्होंने समाजशिल्पी दंपतियों को जब जोड़ते हैं, पहले 2 कपल्स आते हैं, फिर 5 आते हैं, फिर ऐसा देखेंगे तो अभी तक 100 दंपति आके ऐसा रोटेशन में चले गए। पर क्या उनका मोटिवेशन होता था, वो कहते थे, उन्होंने आदर्श, देखिए हर जगह का एक एक आदर्श होता है। जैसे चित्रकूट प्रभु राम की तपस्थली है, इसीलिए राम भगवान का नाना जी एग्जाम्पल हम लोग के सामने रोल मॉडल के रूप में रखते थे। राम जी चाहे तो पूरा राज्य संभाल सकते थे, माँ को गलत बोलकर दशरथ जी से मांग कर, क्योंकि वो राजा बन ही रहे थे। लेकिन उन्होंने पिता की आज्ञा, माँ की आज्ञा के अनुसार जब निकल पड़ते हैं, सीता जी कितनी महान व्यक्तित्व थी, वो चाहे तो अयोध्या में रह के अच्छा खासा पति का इंतजार कर सकती थी, लेकिन वो पत्नी के नाते कहती है कि मैं पति के चरणों पे चल दूंगी, वो जहाँ चलेंगे वहाँ पर। तो नाना जी ऐसे ऐसे स्टोरीज हम लोगों को कहते थे कि आप लोगों को एक वनवासी राम, राजा राम जैसा नहीं कहते थे, वो हर समय कहते थे वनवासी राम, वनवासी सीता जैसे तुम लोगों को इन जंगलों में चलना है। और आदर्श जब इतना बड़ा रखते हैं, मुझे नहीं लगता फैमिलीज कहीं टूट सकता है। और नाना जी तो खुद, हम लोग तो ऐसे थे, कुछ भी ऐसा गड़बड़ होता है कोई जाके अपनी माँ से भी नहीं कहता, लेकिन हम सब लड़का लड़कियाँ जितने भी होते हैं नाना जी को सब बता देते थे। तो फिर नाना जी समझाते थे। इसके कारण वहाँ पे फैमिली एटमॉस्फेयर सिर्फ पति पत्नी या समाजशिल्पी दंपति के अंतर्गत ही नहीं, समाजशिल्पी दंपति पूरे गांव में भी ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते। तो ये जो एटमॉस्फेयर क्रिएशन है, ये बहुत बड़ी चैलेंज होती है आज के युग पे, क्योंकि एक दूसरे को सुनना ही नहीं चाहता लोग। लेकिन नाना जी का मोटिवेशन है, इसीलिए हमारे दंपति भी ऐसे ऐसे काम गांव में करते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। हम सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन हम कुछ बातें आपसे आज जान सकते हैं यहाँ शिकागो में बैठकर। एंड इट्स माय ग्रेट प्लेजर, ऑनर एंड जॉय टू बी टॉकिंग टू नंदिता पाठक जी, who has come all the way from Chitrakoot to be a part of one conference where she addressed, and her presentation was at par with anyone who would be presenting either at Harvard, where she has also presented. She has been to Italy, and she has talked about various projects for the upliftment of the people, especially focusing at Chitrakoot and how that model can be replicated. And few of the statistics, if we recollect, then she has personally connected with over 100,000 youths and talked to them about training. And these projects vary in their vision, talking about solar power or maybe connecting with taxi people, with people who are on the boat. So before we talk about all these projects, let's talk about your first impressions of Chitrakoot and the Chitrakoot that you see now after all these years when you have worked there. At first I just went, that was my first visit. I went Chitrakoot in 16th July 1994. That time the scenario was very bad, you know. There was no light at all, no three-wheelers, no connectivity, nothing was there. And the people, what they are eating in the dinner, that's just khichdi and putting some namkeen on that. So the situation I have seen in 1994, and after that, now you can see each and every type of connectivity you can experience in Chitrakoot, you know. Everybody is using smartphones, and the university students, they are having a very good facilities of Wi-Fi and everything. But one thing we are feeling in that area, continuously if one person or one institute do work in one area, then we can see the changes. If we are transferring from one side to another and we are changing our jobs, so we can't see the change. That's the experience I have learned in Chitrakoot project, because Nanaji, first of all, he established one university. So after that, he left that university, but continuously side by side, he done work in this Deen Dayal Research Institute. That's why within 10 years, we have seen lot of changes, you know. At first, the women, they were never come out from their houses, and some foul smell like that. Lot of problems were there. I don't want to say all those problems which we have seen in the villages. But now, those ladies, they come on dais and giving speeches and talking with the President of India and our Prime Minister, lot of people. So the changes are there.
and we can feel in that. And after the visit of our Kalam Saab in Chitrakoot, at first he written one book that is Pura, Vision 2020. He written that, providing urban amenities in rural areas. But after the visit of Chitrakoot project, he said that the people's involvement and initiation is most important. Then only we can make the villages self-reliant. So that's the thing what we have done in Chitrakoot. Because Chitrakoot is a place where everybody worships Lord Rama. He just like a hero in that area. So for that, Nanaji always given the lectures about Lord Rama, and he said that Vishwamitra went to the Dasharathji and he asked his son for the society upliftment and for to finish that demons and all, and he refused. But forcefully he asked Rama to send with him, and he sent that. And while going in that route, some demons were there, and the Vishwamitra shown those demons and every evils to the Rama and Lakshmana. That time what happens? Lakshmana said, "Oh, I am sufficient. I'll kill all these things. I can finish all these things." And Rama also told that thing. But Vishwamitra said that, "Oh, nice. You both people are very efficient for this. You are capable. But the thing is, we have to make the local people efficient, capable. Then only the sustainable development we can see in this area." So that's the thing now in Chitrakoot. We can see the local people are empowered and they can think what's right, what's wrong, and they are always trying to select the right path. Up to this level, we worked with the local people. So I'm just reminded, Yat Nari Pujante, Ramante, Tatra Devta, those kind of things we have heard. But how we need to find them in reality is the experiment which is happening with the blessings, tap and grace of many sages, and that includes an important luminary, Nanaji Deshmukh, whom we can see in her also right here in Chicago. And as we wind up this conversation, any book that you refer again and again which has been a source of inspiration for you, and any song that you hum while you are alone just to fill yourself with a sense of fullness? Wow, it's very nice, you know. The book Nanaji returns, one that is Yuvaon Ke Naam Pati. He written some letters to the youth. That's very encouraging. And Gram Swaraj of Mahatma Gandhi ji. And one more thing, Integral Humanism, which was propounded by Pandit Deen Dayal ji. These were the books I always read, and I always got some new things. And one song, it's not a song, it's our national thing, that is Vande Mataram I likes. So I want to just give 2 lines of Vande Mataram. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam, Sufalam, Malayaja Sheetalam, Sasya Shamalam, Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. With silence, absorbing the spirit that brings Nandicharji to this sound of Vande Mataram, thanking her for sharing all these experiences which has enriched her as well as enriched people around her, and wishing may you continue to march on the path that you have seen by the grace of Nanaji Deshmukh. Namaste.